हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल वनडे एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म में। तो दोस्तों, आज हमने आपके सीटेट के जो ऑनलाइन मोड में जो आपके एग्ज़ाम हुए थे साइंस के पेपर 2 के आज हमने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन रखे हैं, ताकि आपको पता चल सके कि आपके जो आने वाले भी दिसंबर और जनवरी में एग्ज़ाम होने वाले हैं सीटेट के, तो इनमें कैसे कैसे और किस किस तरह से क्वेश्चन पूछने वाला है। तो चलिए देर ना करते हुए हम शुरू करते हैं अपनी क्लास को। और इसी के साथ जितने भी नए साथी जुड़े हैं वो सभी एक बार क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को हम। और पहला क्वेश्चन देखते हैं आपसे क्या पूछ रहा है कि निम्न कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चुनाव कीजिए। मतलब कि आपके सामने कुछ कथन दे रखे हैं और आपके कारण भी दे रखे हैं और आपको बताना है कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। कह रहा है कि अभिकथन जो दे रखा है वो विज्ञान के शिक्षकों को कक्षा में सामाजिक वैज्ञानिक विषयों पर चर्चा करनी चाहिए। और कारण कह रहा है हाँ, क्योंकि सामाजिक वैज्ञानिक विषय जो होते हैं आपके वो सीखने वालों में बहुल परिप्रेक्ष्यों और तर्क वितर्क कौशल को प्रोत्साहित करते हैं। और वहीं आपका कारण 2 दे रहा है कि नहीं, क्योंकि सामाजिक वैज्ञानिक विषय जो होते हैं वो प्रायः जो होते हैं वो विवादास्पद होते हैं, क्योंकि उनके अंदर बहुल परिप्रेक्ष्य निहित होते हैं। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए, अगर हम बात करते हैं इस क्वेश्चन के राइट आंसर की, तो इसमें दे रहा है कि जो आपका अभिकथन है मतलब कि विज्ञान के शिक्षकों को कक्षा में सामाजिक वैज्ञानिक विषयों पर चर्चा करनी चाहिए। तो बिल्कुल ये बात आपकी सही है कि जो आपके विज्ञान के जो शिक्षक होंगे वो क्लास में आपके जितने भी सामाजिक वैज्ञानिक जो विषय होंगे उन सभी पे जब तक चर्चा नहीं करेंगे तब तक बच्चे को समझ में भी नहीं आएगा। और वहीं आपका कारण क्या दे रखा है कि हाँ, क्योंकि सामाजिक वैज्ञानिक जो विषय होते हैं उनको सीखने वालों में बहुल परिप्रेक्ष्य भी होंगे और इसी के साथ आपके तर्क वितर्क कौशल को प्रोत्साहित भी करेंगे। मतलब आपकी जो रीजनिंग स्किल होती है उन सभी को भी ये बढ़ावा देंगे। तो बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर जो ए हो जाएगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। मतलब कि आपका ए सही है और ए का सही स्पष्टीकरण जो कि आर मतलब कि कारण है वो भी सही है। तो इस हिसाब से आपका जो ए ऑप्शन रहेगा वो राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे कह रहा है कि एक छात्रा बुझे चूने के घोल में लाल लिटमस पेपर डालती है और अपनी अभ्यास पुस्तिका में निम्नलिखित कथन लिखती है। मतलब कि एक छात्रा है आपकी जो बुझा हुआ चूना है उसके घोल को लाल लिटमस पेपर पे डालती है और जितने भी उसके अंदर जो रीजन निकलते हैं उन सभी को वो अपने कॉपी में नोट करती है। तो आपको बताइए, मतलब आपको ये बताना है कि वो निम्नलिखित में से कौन से कथन लिखती है इसमें। क्या वो लाल लिटमस जो होता है वो नीला हो गया है, या फिर बुझा चूना प्रकृति में क्षारकीय है, या फिर लाल लिटमस क्षार में नीला हो गया है। तो देखिए, अगर हम बात करते हैं इस क्वेश्चन की तो कह रहा है कि लाल लिटमस नीला हो गया है। तो बिल्कुल आपकी ये बात एकदम भी सही है। और वहीं कह रहा है कि बुझा चूना प्रकृति में क्षारीय है। तो बिल्कुल ये बात भी आपकी सही है। और जो लाल लिटमस होता है वो आपका क्षार में नीला हो जाता है। तो बिल्कुल अगर हम इस क्वेश्चन के राइट आंसर की बात करें, ऑप्शन नंबर जो 2 है आपका वो एकदम राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। मतलब कि जो आपका ए है वो अवलोकन हो जाएगा और वहीं जो आपका बी और सी है ये दोनों ही इसके निष्कर्ष हो जाएंगे। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पूछ रहा है आपसे कि निम्नलिखित प्रश्नों में से कौन सा एक अंतःमुक्त प्रश्न समझा या फिर समझे जा सकते हैं। क्यों आलू एक स्कंद तना है। तो बिल्कुल देखिए, अगर इसकी बात करें हम कि आलू जो होता है वो एक स्कंद तना होता है, तो बिल्कुल आपकी ये बात गलत है। ये अंतःमुक्त वाला प्रश्न नहीं है, क्योंकि इसमें एक पर्टिकुलर आंसर देगा बच्चा। तो इस हिसाब से ये आपका अंतःमुक्त प्रश्न नहीं माना जाएगा। कह रहा है क्या होगा साधारण लोलक की समय अवधि को अगर लंबाई को 2 गुना कर दिया जाए। तो देखिए ये भी इसमें नहीं बता रहा है, इसके अंदर भी पर्टिकुलर एक आंसर दिया जाएगा। और वहीं कह रहा है कि गुलाब और तुलसी के पौधे के तने में क्या क्या भिन्नताएं हैं। तो देखिए ये बात भी नहीं होगी। और कह रहा है डी में क्या होगा अगर पृथ्वी धरती से सारे पेट्रोलियम भंडार खाली समाप्त हो जाएं। तो बिल्कुल देखिए, अगर इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो जाएगा वो विकल्प डी इसका सही हो जाएगा। मतलब कि अगर आपके धरती से जितने भी पेट्रोलियम के जो आपके भंडार हैं अगर वो सब समाप्त हो जाएंगे तो आप क्या करेंगे इन सब के बारे में। तो वही ये जो आपका प्रश्न हो जाएगा ये अंतःमुक्त प्रश्न हो जाएगा। मतलब कि इस क्वेश्चन के जो बच्चे होंगे वो कई तरह से मतलब मल्टीपल आंसर देंगे इस क्वेश्चन के। जो आपका डी है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन दे रहा है एक विज्ञान के शिक्षक को समावेशी कक्षा में विभेदित
आकलन रणनीतियों का उपयोग करना चाहिए। और कारण है हाँ, इससे सभी छात्रों को उनकी क्षमताओं के अनुसार अपनी संकल्पनाओं की समझ को व्यक्त करने के अवसर मिलते हैं। और वहीं कह रहा है कारण इसका नहीं, इससे समानता एवं आत्मपरकता की समस्या में वृद्धि होती है। तो देखिए, अगर हम इस क्वेश्चन के आंसर की बात करते हैं तो दे रहा है कि एक विज्ञान के शिक्षक को समावेशी कक्षा में विभेदित आकलन रणनीतियों का उपयोग करना चाहिए। तो बिल्कुल ये बात आपकी सही है जो अभिकथन कह रहा है। वही कारण कह रहा है कि छात्रों को उनकी क्षमताओं के अनुसार अपनी संकल्पनाओं के हिसाब से उन्हें समझ को व्यक्त करने के अवसर मिलते हैं। तो बिल्कुल ये जो आपका कारण है ये भी सही दे रखा है। और वहीं इसका दूसरा कारण दे रहा है कि आपका इससे समानता एवं आत्मपरकता की समस्या में वृद्धि होती है। तो देखिए, अगर हम इस क्वेश्चन के राइट आंसर की बात करते हैं तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा वो राइट हो जाएगा, मतलब कि ए सही है। वहीं जो R1 है वो सही व्याख्या है ए के लिए। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि विज्ञान में निष्कर्ष निकालने का क्या अर्थ है। आपको बताना है कि विज्ञान में जो निष्कर्ष निकलते हैं उनका क्या अर्थ माना जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 के लिए आप सभी आंसर करेंगे, क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए, इसमें कह रहा है कि तर्क संगत लोगों के लिए स्पष्टीकरण करना। तो बिल्कुल ये बात आपकी सही हो जाएगी। और वहीं कह रहा है भौतिक जगत के विषय में प्रमाणों को एकत्र करने की प्रक्रिया, ये बात गलत हो जाएगी, प्रमाणों को नहीं इकट्ठा करना है। और कह रहा है कि भौतिक जगत के कुछ पहलुओं की स्पष्ट व्याख्या करने के लिए इंद्रियों का सक्रिय उपयोग करना। तो ये बात भी आपकी गलत हो जाएगी। और वहीं कह रहा है कि अवलोकनों में निजी पूर्वाग्रहों को कम से कम जगह देना। तो देखिए, कम से कम जगह देने की बात तो होती ही नहीं कहीं पर, है ना। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि विज्ञान में रचनात्मकता को डैश के द्वारा सर्वोत्तम तरह से मूल्यांकन किया जाता है। मतलब कि आपको बताना है कि विज्ञान की जो रचनात्मकता है उसको किसके द्वारा, मतलब आप सबसे अच्छे तरीके से उसका मूल्यांकन कर सकते हैं। क्या आप नारा लेखन प्रतियोगिताओं के द्वारा आप उनका मूल्यांकन करेंगे, या फिर ओलंपियाड आयोजित करवाएंगे, या फिर विज्ञान की प्रदर्शनियां लगवाएंगे, या फिर वार्षिक परीक्षाएं कराएंगे। तो देखिए, अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के राइट आंसर की, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, अंग्रेजी की कक्षा में कहानी सुनाते समय अध्यापिका एक पात्र का उल्लेख करती है जो पीने का पानी लाने के लिए नदी को गई। मतलब कि नकुल जो कि एक विद्यार्थी है वो बीच में टोकते हुए कहता है कि क्या नदी का पानी पीना सुरक्षित है, क्योंकि वह तो अपने घर पर प्यूरीफायर का पानी पीता है। तो देखिए, इसमें ऑप्शन क्या क्या दे रखे हैं। नकुल से कहें कि यह काल्पनिक कहानी है और उसे इसमें तर्क नहीं खोजने चाहिए। तो देखिए, ये बात आपकी कहीं ना कहीं बिल्कुल सही है। और वहीं कह रहा है कि विद्यार्थी से कहें कि वह चर्चा करके कारण बताए कि सीधे नदी से पानी पीना सुरक्षित क्यों नहीं है। तो देखिए, ये बात आपकी बिल्कुल सही हो जाएगी। विद्यार्थियों को आपस में चर्चा करनी चाहिए और फिर उन्हें उनका कारण भी बताना चाहिए कि जो आपकी नदी होती है उनका पानी ऐसा सीधे क्यों नहीं पीना चाहिए और क्यों सुरक्षित नहीं है, क्योंकि उसमें तमाम तरह के देखिए कीटाणु भी हो सकते हैं, है ना। तो ऐसी बात होती है, इस वजह से जो आपका नदी या समुद्र का पानी होता है उसे डायरेक्ट नहीं पीना चाहिए। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है कि निम्न में से कौन सा कथन विज्ञान के सिद्धांतों की सबसे सटीक व्याख्या है। तो आपको बताना है, देखिए नीचे कुछ आपके विज्ञान के सिद्धांत दे रखे हैं, उनमें कौन सा सबसे सटीक आंसर होगा इस क्वेश्चन का। तो क्वेश्चन नंबर 8 के लिए आप सभी आंसर करेंगे। तो देखिए, अगर हम इस क्वेश्चन के राइट आंसर की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर ए है, विज्ञान के सिद्धांत दर्शनीय परिघटनाओं के निष्कर्ष हैं। तो बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर जो ए है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बाकी के ये आपके ऑप्शन नहीं हो पाएंगे क्योंकि ऑप्शन ए में ही हमें आंसर मिल चुका है। तो थ्योरी के नियम बन जाते हैं। तो देखिए, ये बात गलत हो जाएगी। वही कह रहा है विज्ञान के सिद्धांतों का स्तर जो होता है वो विज्ञान के नियमों के स्तर से ऊंचा है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, एक नए शिक्षण अधिगम को मूल्यांकन करने और अपनाने के लिए निम्न में से एक वांछित मानदंड नहीं है। आपको बताना है कि जो आपका शिक्षण अधिगम है उसको मूल्यांकन करने के लिए या फिर उसे अपनाने के लिए एक वांछित मानदंड नहीं है। तो आपको नहीं पे फोकस करना है, कौन सा नहीं होगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 के लिए आप सभी आंसर करिए, बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए, विज्ञान और उसकी संभावनाओं के विषय में विद्यार्थियों को उत्साहित
करने में अधिगम की क्षमता, तो ये बात आपकी गलत हो जाएगी। जिस सीमा तक अधिगम को विज्ञान शिक्षण अनुसंधान का समर्थन प्राप्त हो, तो बिल्कुल ये बात भी आपकी गलत है। और वही कह रहा है कि अधिगम को बढ़ावा देने वाली शिक्षण संस्था जो है वो शिक्षक की लोकप्रियता और प्रभाव को प्रोत्साहित करेगी, तो बिल्कुल ये क्वेश्चन का आंसर जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। विकल्प इसका 9 सही है। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। और देखिए इसमें सटीक जानकारी वाली बात तो गलत हो जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि विज्ञान में प्रयोग निम्न में से किस स्तर से शुरू होने चाहिए। पूछ रहा है आपसे कि विज्ञान में प्रयोग में किस स्तर से शुरू होने चाहिए। क्या आपके माध्यमिक स्तर से शुरू हो जाने चाहिए, या फिर उच्च माध्यमिक से शुरू होने चाहिए, या फिर प्राथमिक से शुरू होने चाहिए, या फिर उच्च प्राथमिक से शुरू होने चाहिए। तो देखिए अगर हम बात करते हैं विज्ञान में जो एक्सपेरिमेंट होते हैं आपके, वो आपके जो प्राइमरी लेवल होते हैं ना, वहाँ से ही आपके शुरू कर देने चाहिए, क्योंकि इससे जो बच्चा देखेगा तो वो उस चीज़ को जितना ही देखेगा उस चीज़ को उतना ही जल्दी एक्सेप्ट करता है, मतलब कि धारण कर लेता है। तो देखिए अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 10 के राइट आंसर की, तो इसका जो राइट आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मतलब कि प्राथमिक से ही आपके विज्ञान में जो एक्सपेरिमेंट होते हैं वो आपके वहाँ से शुरू हो जाने चाहिए। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देखते हैं। विज्ञान की कक्षा में अधिक समावेशी बनाने के लिए सबसे उत्तम मार्ग क्या है। देखिए बात करें यहाँ पे अधिक समावेशी बनाने की, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि समावेशी होता क्या है। देखिए समावेशी वो शब्द होता है जहाँ पर आपके सभी बालकों को एक साथ लेकर के चला जाता है ना। जहाँ पर आपके जो बच्चे होते हैं या जो आपके डिसेबल बालक होते हैं या फिर जो आपके नॉर्मल चाइल्ड होते हैं, उन सभी को एक साथ लेकर के पढ़ाना चाहिए, उनमें कभी भी विभेद नहीं करना चाहिए, है ना। तो ये आपका जो होता है वो समावेशी शिक्षा कहलाती है, और समावेशी की बात भी यही करता है। तो देखिए इसमें ऑप्शन दे रखे हैं कक्षा में अधिक प्रयोग करवाना, तो देखिए ये बात तो गलत हो जाएगी। कक्षा में अधिक प्रयोग करा लेने से आप समावेशी बनाने के लिए सबसे उत्तम मार्ग नहीं होगा इसका। वहीं कह रहे हैं विद्यार्थियों को कक्षा में एकाग्र करने के लिए अधिक प्रश्न पूछना, तो देखिए ये बात भी बिल्कुल गलत है। अगर आप बच्चे को क्लास में अगर एकाग्र कर देंगे और उससे अधिक प्रश्न अगर पूछेंगे तो ये बात आपकी गलत हो जाएगी ना। और वहीं कह रहा है कि सी वाला विद्यार्थियों को प्रोजेक्ट कार्य देना, तो बिल्कुल ये बात भी आपकी गलत हो जाएगी। और वहीं डी कह रहा है कि विविध प्रकार के सीखने के अनुभव देना, तो बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर जो डी है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। देखिए जब आप बच्चे को सीखने के ज़्यादा से ज़्यादा अवसर देंगे तो बच्चा उन चीज़ों को करने के लिए ज़्यादा एक्टिव भी रहेगा और ज़्यादा से ज़्यादा वो चीज़ें सीखने की कोशिश करेगा। आपको कभी भी बच्चे को किसी भी चीज़ के लिए रोकना नहीं है, बल्कि उसे गाइड करना है। तो चलिए इसी के साथ हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पूछ रहा है आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रेक्षण है। कह रहा है कि न्यूक्लिक अम्ल जो कि डीएनए या आरएनए में आनुवांशिकता निहित है। आकाश हमें नीला दिखाई देता है क्योंकि नीले रंग का प्रकीर्णन अन्य रंगों से अधिक होता है। या फिर एक धारावाही तार जो है वो अपने चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। या फिर द्रव पदार्थों के कण या द्राक्षिक घूमते हैं क्योंकि यह द्रव्य पदार्थ के अन्य कणों से टकराते रहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर क्या होगा बताइए आप सभी। देखिए अगर हम इस क्वेश्चन के राइट आंसर की बात करते हैं तो इसका ऑप्शन नंबर जो सी हो जाएगा वो सही हो जाएगा कि एक धारावाही जो तार होता है आपका, वो जो उसका चारों ओर एक जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो उसे उत्पन्न कर देती है। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 13 कि किसी कक्षा में जलीय वनस्पति में जैविक खरपतवार नियंत्रण विषय पढ़ाया जाता है, तो आपको बताना है कि निम्न में से क्या इस विषय को पढ़ाने के लिए सबसे उपयुक्त है। मतलब कि एक कोई कक्षा है उसके अंदर जो आपके जलीय वनस्पति जो कि मतलब आपके जल के अंदर उगते हैं पौधे, वो जो उनमें जैविक खरपतवार नियंत्रण होता है उसका एक टॉपिक दिया गया है, उसे पढ़ाया जा रहा है वहाँ पर। तो आपको बताना है कि इस विषय को पढ़ाने के लिए सबसे उपयुक्त क्या चीज़ रहेगी। क्या आप बच्चों को क्षेत्रीय दौरा करवाएंगे, या फिर खेत की भूमिका के बारे में बताएंगे, या फिर समूह चर्चा करवाएंगे बच्चों से, या फिर विश्वकोश से जानकारी एकत्र करना। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए आपका जो क्वेश्चन नंबर 13 है इसका जो राइट विकल्प हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर जो ए है क्षेत्रीय दौरा, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि विज्ञान शिक्षा का कौन सा अधिगम प्राकृतिक जगत के विषय में
विद्यार्थियों के गलत विचारों को सही वैज्ञानिक व्याख्याओं से प्रतिस्थापित करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? क्या आपका संकल्पनात्मक परिवर्तन अधिगम होगा, या फिर खोजी अधिगम होगा, या फिर प्रोजेक्ट विधि होगी, या फिर एकीकृत अधिगम होगा? बताइए क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए क्वेश्चन नंबर 14 के राइट आंसर की बात करें तो विकल्प जो ए है आपका संकल्पनात्मक परिवर्तन अधिगम, ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ आप सभी क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे एक बार। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विज्ञान की शिक्षा में समुदायों की प्रभावी भागीदारी का निम्न में से कौन सा कथन एक उदाहरण है? मतलब आपको बताना है कि विज्ञान की जो शिक्षा है उसमें जो समुदाय होते हैं वहाँ की जो प्रभावी भागीदारी होती है उसका कौन सा कथन जो है इसमें दिए गए हैं वो आपका एक उदाहरण माना जाएगा। कह रहा है कि विद्यार्थियों को उनके कार्य में सहयोग देने के लिए अभिभावकों को कहना। तो देखिए ये बात आपकी गलत हो जाएगी, है ना। विद्यार्थियों को उनके कार्य में सहयोग देने के लिए अभिभावकों को नहीं कहना है, तो ये बात आपकी गलत हो जाएगी। और वही कह रहा है समुदाय के संदर्भ को संदर्भ व्यक्ति के रूप में अपनी दक्षताओं को साझा करने के लिए कहना, तो बिल्कुल ये बात आपकी सही हो जाएगी कि जितने भी आपके समुदाय में जो सदस्य होंगे तो उनमें आप जो जितनी भी आपकी दक्षताएं होंगी तो आप उनसे जब तक साझा नहीं करेंगे तब तक वो आपको भी नहीं समझ पाएंगे, ना ही आप उनको समझ पाएंगे। तो बिल्कुल इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा वो विकल्प बी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? आपको सही कथन चुनना है। ए में कह रहा है कि अपसारी प्रश्न शिक्षार्थियों में तार्किक सोच को प्रोत्साहित करते हैं, और बी कह रहा है कि अभिसारी प्रश्न सकल आकलन के लिए सबसे अधिक उत्तम है। तो देखिए इस क्वेश्चन के अगर हम राइट आंसर की बात करते हैं तो इसका जो विकल्प ए है वो सही हो जाएगा। मतलब कि आपका जो अपसारी प्रश्न होते हैं वो शिक्षार्थियों के अंदर जो लॉजिकल थिंकिंग होती है उसको बढ़ावा देते हैं, और वहीं जो अभिसारी प्रश्न होते हैं वो इस चीज़ को बढ़ावा नहीं देते हैं। तो इसका ए विकल्प सही हो जाएगा। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है कि विज्ञान की कक्षा में किसी क्रियाकलाप की योजना बनाने के लिए निम्न में से क्या अति महत्वपूर्ण मानदंड है? तो क्वेश्चन नंबर 17 के लिए आप सभी आंसर करेंगे। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो देखिए इसमें कह रहा है कि क्रियाकलाप को व्यवहारिक अनुभवों के कुछ अवसर प्रदान करने चाहिए। तो देखिए है तो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट लग रहा है लेकिन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो ये विकल्प आपका नहीं हो पाएगा। और वहीं कह रहा है विद्यार्थियों को क्रियाकलाप में मज़ा आना चाहिए, तो बिल्कुल देखिए ये बात बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। जब तक विद्यार्थी कुछ सीखेंगे नहीं तो उनका मज़ा से कोई लेना देना नहीं है। कि जो भी आपके जो प्रोजेक्ट वर्क कराए जाते हैं या फिर जो भी एक्सपेरिमेंट होते हैं आपके साइंस में वो विद्यार्थियों को समझने के लिए होते हैं, ना कि उन्हें मज़ा दिलाने के लिए। तो इसलिए ये विकल्प गलत हो जाएगा। वहीं सी में कह रहा है कि क्रियाकलाप की अवधारणाओं की समझ की ओर अग्रसर होना चाहिए। जी बिल्कुल ये बात आपकी एकदम सही है कि जितनी भी आपके एक्सपेरिमेंट होते हैं उनकी जितनी भी अवधारणाएं हैं जब तक आप उनकी ओर अग्रसर नहीं होंगे, मतलब कि आप आगे नहीं बढ़ेंगे, तब तक आपको कुछ भी पता नहीं चलने वाला है। तो इस हिसाब से आपका जो राइट आंसर जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 का वो सी हो जाएगा। क्रियाकलाप की अवधारणाओं की समझ की ओर अग्रसर होना चाहिए। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है प्रेक्षणों की सर्वोत्तम परिभाषा है। आपको बताना है कि इसमें प्रेक्षणों की सर्वोत्तम परिभाषा कौन सी होगी। क्या इंद्रियों द्वारा अधिगम प्राकृतिक परिघटनाओं के विवरणात्मक कथन होंगे, या फिर एक विशिष्ट तर्क संगत सोच के पक्ष में दिए गए तर्क होंगे, या फिर संख्यात्मक आंकड़ों के आधार पर निकाले गए निष्कर्ष होंगे, या फिर प्राकृतिक परिघटनाओं के स्पर्श और विस्तृत वर्णन होंगे। बताइए क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए इसमें कह रहा है में इंद्रियों द्वारा अधिगम प्राकृतिक परिघटनाओं के विवरणात्मक कथन होंगे, तो बिल्कुल आपका जो ए विकल्प है वो क्वेश्चन नंबर 18 का सही हो जाएगा। बाकी के देखने की ज़रूरत ही नहीं है जब हमें आंसर ए में ही मिल गया है। तो चलिए इसी के साथ हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है कि एक जांच उन्मुख कक्षा 6 में चुंबक विषय का परिचय देने के लिए निम्नलिखित में से
कौन सी रणनीति सबसे उपयुक्त होगी? तो देखिए इसमें कह रहा है कि एक क्लास 6 है, उसके अंदर जो है वो चुंबक का विषय पढ़ाया जा रहा है। तो उसमें जो आपका परिचय दिया गया है उसके अंदर कौन सी रणनीति जो होगी वो जांच उन्मुख कक्षा के हिसाब से सबसे उपयुक्त मानी जाएगी। तो चलिए देखते हैं। कह रहा है कि चुंबक और कुछ वस्तुओं का उपयोग करके चुंबकीय आकर्षण और विकर्षण का निर्देशन करना। तो देखिए ये बात आपकी गलत हो जाएगी, ये नहीं होगा। वहीं कह रहा है चुंबकीय आकर्षण की वैज्ञानिक परिभाषा प्रदान करना। तो देखिए बिल्कुल ये बात गलत हो जाएगी। परिभाषा याद करने का मतलब होता है कि ये रटने वाली बात आ जाती है, तो ये बिल्कुल आपका नहीं होगा। देखिए जहाँ पे भी परिभाषा दिया होगा तो वो आपको ऑप्शन जहाँ तक है वो गलत ही माना जाता है, क्योंकि बच्चे को कभी कोई चीज़ रट करके नहीं सिखानी है। उन्हें जितना हो सके प्रैक्टिकली चीज़ें आप सिखाइए, उन्हें दिखाइए, तो उन्हें वो ज़्यादा अच्छा रहेगा उनके लिए। और वहीं कह रहा है कि श्याम पट्ट पर चुंबकीय और अचुंबकीय पदार्थों की सूची बनाना। तो देखिए किसी चीज़ की सूची नहीं बनानी है, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि बच्चों को प्रैक्टिकली चीज़ें करिए। और वहीं कह रहा है डी में कि बच्चों से चुंबक और वस्तुओं के साथ खेलों और छांटों आधारित गतिविधियां करवाना। तो बिल्कुल देखिए ऑप्शन नंबर जो डी हो जाएगा ना वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। मतलब कि जो बच्चे होंगे जब तक आप उन्हें चुंबक वाली वस्तुएं नहीं देंगे और उनसे बोलेंगे आप ग्रुप में बैठा करके कि अब इसे आप लोग खेलो और इसके अंदर छांटो कौन सी चुंबक की चीज़ें हैं और कौन सी नहीं, मतलब कि जो चुंबक की होंगी वो चिपक जाएंगी, जो नहीं चिपकेंगी वो चुंबक की नहीं होंगी। इससे बच्चे जो होंगे ना वो उन्हें भी पता लग सकेगा। तो ऐसी जो गतिविधियां होती हैं ना वो आपको बच्चों से ज़रूर करवानी चाहिए, जिससे वो चीज़ों को सीख पाएँ और करके अपने धारण कर ले। तो देखिए अगर क्वेश्चन नंबर 19 के आंसर की बात करें तो इसका जो विकल्प डी है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए इसी के साथ आज का अपना आखिरी क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है कि विद्यार्थियों में सृजनात्मक के पोषण के लिए एक शिक्षक को निम्न कार्य करने चाहिए सिवाय इसके। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर क्या होगा। कह रहा है कि एक बहुविषयक दृष्टिकोण के उपयोग में छात्रों का मार्गदर्शन करना। तो बिल्कुल ये बात आपकी सही है। और वही कह रहा है कि पूछताछ और खोज के मॉडल विकसित करने में छात्रों की सहायता करना। ये बात भी आपकी सही है। और कह रहा है कि छात्रों को विविध प्रकार के अधिगम अनुभव प्रदान करना। तो बिल्कुल ये बात भी आपकी सही है। आप छात्रों को कई प्रकार के जो सीखने के जो तरीके होंगे आप उनके अनुभव भी प्रदान करेंगे बच्चों को, ये बात भी आपकी सही हो जाएगी। वहीं डी में कह रहा है कि छात्रों को नियत तरीके से उत्तर गढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना। तो देखिए आपको किसी भी चीज़ को बच्चे के ऊपर थोपना नहीं है, मतलब तो ये आंसर जो जाएगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कि मतलब छात्रों को नियत तरीके से उत्तर गढ़ने के लिए आपको कभी भी प्रोत्साहित नहीं करना है। तो चलिए आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। कैसे लगी आप सभी साथियों को ये क्लास, आप सभी हमें कमेंट बॉक्स में एक बार कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट होता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। तो चलिए आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं और इसी के साथ आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़िए। क्लास में आप लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा कम है, तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ेंगे बच्चे। तो चलिए आज की क्लास को हम यहीं ख़त्म करते हैं। धन्यवाद।